हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिकी का लघुत्तरीय प्रश्न। जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वीवीआई क्वेश्चन है। इससे पहले एक लेक्चर 1 में हम कुछ क्वेश्चन की बात किए थे, और इस लेक्चर 2 में बच्चों जो बाकी लघुत्तरीय प्रश्न है, मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न, आज इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसके लिए बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका मॉडर्न फिजिक्स का लघुत्तरीय प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में बच्चों आप बेहतर से बेहतर आपका एग्जाम में लिख करके आएँ, और एक भी क्वेश्चन आप सोचो इससे संबंधित ना छूटे। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बातें क्या है। तो बच्चों एक्स किरणें जो उत्पन्न होता है, इसमें उत्पन्न करने के लिए 3 शर्त हैं। सबसे पहले ये हो कि जो इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता हो, इलेक्ट्रॉन की स्रोत हो, और दूसरा बच्चों उसको गति करवाने के लिए एक यंत्र होना चाहिए, और तीसरा वो जो इलेक्ट्रॉन गति करके किसी टारगेट से टकराता है मेटल से, वो एक टारगेट होना चाहिए जिससे एक्स-रे उत्पन्न कर सके। तो यहाँ से बच्चों लिखा हुआ है क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक स्रोत होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का उच्च चाल से त्वरित करने के लिए एक युक्ति यानी यंत्र होना चाहिए, लक्ष्य जिस पर उच्च चाल से वाले इलेक्ट्रॉन टकराते हैं क्या चाहिए, लक्ष्य चाहिए, जिसको बोलते हैं टारगेट। ये 3 बात है बच्चों एक्स-रे उत्पन्न करने के लिए। अगला क्या है बच्चों, अल्फा कण क्या है, इसके गुणों को लिखें। अल्फा कण बच्चों पहले भी जानते थे हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम आप जानते हैं इसमें परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अल्फा कण वास्तव में हीलियम का ही नाभिक है। अल्फा कण को द्विआनित हीलियम परमाणु भी कहते हैं। जिसमें परमाणु संख्या 2 हो, देखिए हीलियम दिखाए हैं 2 4 से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक है तो जो नाभिक जो प्रोटॉन होगा, 2 प्रोटॉन वो हीलियम के आवेश के बराबर होगा। यानी अल्फा कण का द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना बच्चों, 4 गुना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मास क्या है 4। अगर इसको प्रोटॉन बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन को इसमें एक प्रोटॉन है, तो इसका देखा जाए जो अल्फा कण है हीलियम, उसका द्रव्यमान इसकी तुलना में कितना गुना, 4 गुना है। और आवेश बच्चों कितना गुना है, 2 गुना है। इसके निम्नलिखित गुण है। सबसे पहले बच्चों जिंक सल्फाइड एक प्लेट होता है, इसमें अत्यधिक प्रदीप्ति, मतलब एक बच्चों प्रदीप्ति में चिंगारी कह सकते हैं, प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों क्या द्वारा विक्षेपित होता है। यानी अल्फा कण इसमें आवेश है, अगर इसे विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये विक्षेपित होगा। तो इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या, तो इसका उत्सर्जन प्रकाश के वेग का 5 से 7% होता है। यानी जो उत्सर्जित होता है तो उसका जो वेग होता है, यानी रफ्तार कितना होता है, प्रकाश के वेग के 5 से 7% होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट को अत्यधिक प्रभावित करता है। जो फोटोग्राफी प्लेट होता है जो अत्यधिक प्रभावित करता है। इसकी आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो, आयनीकरण क्षमता। इनकी आयनीकरण क्षमता क्या होता है, बीटा किरण से तथा गामा किरणें से अधिक होता है। दोनों से अधिक होता है, बीटा किरणें तथा गामा किरणें से अधिक होती है। बीटा किरण तथा गामा किरण से अधिक होती है। इसकी भेदन क्षमता, भेदन लोग तो आप पढ़े होंगे, किसी भी जब अल्फा कण किसी प्लेट से या धातु से टकराता है तो उसको आर पार कर जाने की क्षमता को भेदन क्षमता कहते हैं। यानी इसकी भेदन क्षमता जो होता है अल्फा किरण का, बीटा किरण तथा गामा किरण से कम होती है बच्चों। लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। बीटा किरण क्या है बच्चों, इसको पार्टिकल से बोल सकते हैं। इसके गुणों को लिखें। यह कण वास्तव में तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से चलता है उसी को बोलते हैं बच्चों बीटा किरण। प्रत्येक बीटा कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम के ऋण आवेश का होता है। ऋण इसलिए कि इलेक्ट्रॉन है। इसका विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। इसका निम्नलिखित गुण है जो यहाँ तक लिख सकते हैं। क्या क्या गुण है बच्चों, देखें ध्यान से। यह जिंक सल्फाइड प्लेट पर अल्फा किरणों से कम प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रदीप्ति चिंगारी कह सकते हैं। यह चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, क्योंकि बीटा किरण भी एक आवेश है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन। इसका उत्सर्जन वेग जो है बच्चों प्रकाश के वेग के बराबर होता है। याद रखिएगा कि जो इसका जो वेग उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है जब बीटा किरण, तो उसका वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यह फोटोग्राफी प्लेट अल्फा किरणों से
कम प्रभावित करता है, यानी फोटोग्राफी प्लेट को अल्फा किरणों से क्या बच्चों कम प्रभावित करता है। इसकी आयनीकरण क्षमता जो होता है अल्फा कण से तो कम होता है लेकिन बीटा किरणों से अधिक होता है। आयनीकरण बच्चों पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन जब किसी प्लेट से किसी परमाणु से बाहर निकल जाता है तो इस घटना को आयनीकरण कहते हैं। बढ़िया सब जानते हैं आयनीकरण। और इनकी भेदन क्षमता मतलब आर पर कर्जनिक क्षमता अल्फा कण से तो अधिक होता है लेकिन गामा से कम होता है बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बच्चों गामा किरणों क्या है, इसके गुणों को लिखें। तो गामा किरण बच्चों यहाँ पर देखा जाए ये किरणें एक्स किरणों की भांति वैद्युत चुंबकीय तरंग है, एक तरह से एनर्जी है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात ये भी फोटोन है। बताइए आप, फोटोन मतलब ऊर्जा, आप सब जानते हैं एक्स किरणों की ही भांति मतलब एक्स किरणें ही जैसा जो होता है ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, अर्थात ये भी फोटोन है, यानी ऊर्जा है, यानी गामा किरण एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों, कोई कण नहीं है। तब तो आगे लिखा हुआ है एक्स किरण फोटोन की अपेक्षा पा है बच्चों, अपेक्षा गामा फोटोन की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये तो बात सही है कि गामा किरण जो होता है वो एक्स किरण की ही भांति होता है, एक्स किरण ही जैसा होता है, इसमें एक्स किरण एक एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, इसको प्रकाश भी कह सकते हैं, एक लाइट जिसमें फोटोन होता है, लेकिन उसकी एनर्जी जो होता है गामा किरण का वो एक्स किरण से बहुत अधिक होती है, यही लिखा बच्चों बहुत अधिक होता है, यानी गामा का एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए इनकी तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत बहुत कम छोटी होती है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम है तब तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप पढ़े होंगे E बराबर SC बटा लैम्डा, लैम्डा कम है तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगा। इसके निम्नलिखित गुण है बच्चों, सबसे पहला ये गामा किरणें विद्युत अनावेशित कणों के होते हैं। विद्युतीय अनावेशित मतलब उदासीन, इसमें आवेश है ही नहीं क्योंकि कोई कण है ही नहीं, तो एक एनर्जी है, इसलिए विद्युतीय अनावेशित होता है, उदासीन होते हैं। इसका द्रव्यमान शून्य होता है क्योंकि बच्चों एनर्जी है, कण तो है ही नहीं, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, शून्य होगा। इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, जो अल्फा किरण से भी अधिक होता है, बीटा किरण से अधिक होता है, इसलिए लिखा सबसे अधिक होता है। इनकी इनकी आयनीकरण क्षमता मतलब क्या है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने की, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने की घटना को आयनीकरण क्षमता कहते हैं बच्चों, यानी इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम है। यह जिंक सल्फाइड प्लेट पर बहुत कम प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, इसमें कोई द्रव्यमान तो एक एनर्जी है। यह चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में बल विक्षेपित मतलब बल लगेगा तब विक्षेपित होगा, बल तभी लगेगा जब आवेश होगा। यहाँ पे तो बीटा किरण इलेक्ट्रॉन ही था, अल्फा कण हीलियम का नाभिक था उसमें भी आवेश था, लेकिन गामा किरण में तो कोई कण है ही नहीं, कोई आवेश है ही नहीं, इसलिए न विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा, नहीं उस पर विद्युतीय क्षेत्र में बल लगेगा, नहीं बल लगेगा विक्षेपित नहीं होगा, न चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा, नहीं उस पर चुंबकीय क्षेत्र में भी गामा किरण होगा तो उसका कोई बल नहीं लगेगा, इसलिए विक्षेपित नहीं होगा। यह फोटोग्राफी प्लेट को सबसे कम प्रभावित करता है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य लैम्डा के मान का एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य का लगभग 100 भाग यानी बहुत छोटा 100वां भाग होता है, अर्थात लैम्डा का मान 0.01 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखिएगा कि गामा किरण जो तरंगदैर्घ्य है वो एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का 100वां भाग यानी बहुत 100वां भाग मतलब अगर 100 का भाग 100वां भाग कितना 0.01 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी बहुत छोटा होगा, तो एनर्जी ज्यादा है। रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव विघटन आपको बताएं तो एक ऐसी क्रिया है जो स्वतः होते रहती है, इससे क्या होता है, हानिकारक किरणें निकलते रहती है, अल्फा बीटा गामा, ये खुद से होती है, जैसे यूरेनियम से खुद से निकलते रहता है, इसको आप निकालते नहीं बल्कि ये खुद से क्या होता है, स्वतः ये इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते रहती हैं। लेकिन एक ही नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय विघटन का विखंडन मतलब नाभिकीय विखंडन खुद से नहीं होता है। आपको पढ़े होंगे कि जब न्यूट्रॉन के द्वारा यूरेनियम के नाभिक पर बमबारी करा जाता है, यानी बमबारी विस्फोट करवाएंगे तब जाकर नाभिक का विखंडन होगा, नाभिक टूटेगा। लेकिन रेडियो एक्टिव विघटन रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उससे खुद से क्या होता है, बहुत सारे कण क्या होता है, उत्सर्जित होता रहता है, स्वतः यह प्रक्रिया होता रहता है। तो इसी के बीच अंतर लिखना है बच्चों, कोई बहुत ही आसान है, घबराने की बात नहीं है। तो रेडियो एक्टिव विघटन
और नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले बात किया गया है रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में कि रेडियो एक्टिव विघटन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिव विघटन में होता क्या है बच्चों, बहुत सारे हानिकारक किरणें निकलता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सब किरणें जो होता है खुद से निकलते रहता है, इसलिए इस बच्चों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। रेडियो एक्टिव विघटन में विमुक्त ऊर्जा का परिमाण अल्प होता है। क्यों अल्प होता है कि स्वतः होता है, इसलिए इसका प्रोसेस जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन में प्रोसेस बहुत तेजी में होता है, इसलिए ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन यहाँ पे देखें अल्प मात्रा में होता है, इसलिए कि ये स्वतः होती है और धीरे धीरे होता है। तथा अल्फा कण आप पढ़े भी होंगे कि ये कब तक खत्म होएगा, अनंत काल, यानी कि पूरा खत्म होने में किसी यूरेनियम को टाइम लगेगा, अनंत काल यानी बहुत लंबे समय तक होता है, धीरे धीरे प्रक्रिया होते रहता है। अल्फा कण और बीटा कण के साथ साथ गामा कण उत्सर्जित होते हैं, लिख दिया गया क्लियर। क्या निकलता है बच्चों, खुद से अल्फा कण निकलता है, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित होते हैं। गामा कण भी कह सकते हैं, गामा किरणें ही रहेगा बेहतर। रेडियो विघटन की दर कृत्रिम उपायों से परिवर्तित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सोचेंगे कि बच्चों की इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो निकल रहा है हानिकारक किरणें, इसको चाहें कि हम रोक ले किसी यंत्र के द्वारा, कृत्रिम उपाय द्वारा, ये ऐसा संभव नहीं है। नाभिकीय विखंडन या विघटन में दिया कोई दिक्कत नहीं। नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होती है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए अभी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी से नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूटता है और प्रचंड ऊर्जा के साथ, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ साथ तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी विमुक्त होते हैं, निकलते हैं। नाभिकीय विखंडन की दर आवश्यकता अनुसार कृत्रिम युक्तियों से नियंत्रित किया जा सकता है। हम चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये है आपके लिए अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लें। उम्मीद है कि अभी आप लिख लिए होंगे, इससे पहले यह था, अभी लिख लिए होंगे। क्रांतिक द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो एक होता है नाभिकीय विखंडन में नाभिक को विखंड, एक क्या होता है, एक श्रृंखला क्रिया होता है। तो एक श्रृंखला क्रिया होने के लिए क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जब नाभिक से टकराया तो फिर वहां से नाभिक का विखंडन हुआ, फिर उससे न्यूट्रॉन निकला, फिर अगले यूरेनियम के नाभिक से टकराया, फिर वहां से न्यूट्रॉन निकला, फिर वो न्यूट्रॉन अगले नाभिक से टकराया। तो ये सब प्रोसेस चलते रहता है और बहुत इसका धीरे रफ्तार बढ़ने लगता है कि एक न्यूट्रॉन था, एक नाभिक से टकराया, उससे 2 या 3 न्यूट्रॉन निकला, तो अब 2 या 3 न्यूट्रॉन एक बार में टकराएगा नाभिक से, तो वहां से भी मान लें 2 नाभिक से टकराया तो 2 अगर न्यूट्रॉन निकलता था, 4 न्यूट्रॉन निकला, और फिर 4 न्यूट्रॉन तुरंत अगला 4 नाभिक से टकराएगा। इसका प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसलिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है बच्चों। क्रांतिक द्रव्यमान क्या है, देखें ध्यान से। श्रृंखला अभिक्रिया, उसी को बोलते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया जारी रखने के लिए यूरेनियम की न्यूनतम मात्रा से अधिक लेना आवश्यक है। यूरेनियम की न्यूनतम मात्रा, मतलब द्रव्यमान अधिक लेना आवश्यक होता है। यूरेनियम के इस न्यूनतम द्रव्यमान को, न्यूनतम मात्रा कह सकते हैं, या न्यूनतम द्रव्यमान से अधिक लेना आवश्यक होता है। किसके लिए? एक न्यूनतम द्रव्यमान लेना यूरेनियम का, जिससे क्या होगा, हम नाभिक के विखंडन करने पर, न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर वो श्रृंखला क्रिया जारी हो सके, तो उस न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। श्रृंखला क्रिया को जारी रखने के लिए यूरेनियम के एक न्यूनतम द्रव्यमान से अधिक लेना आवश्यक होता है। यूरेनियम के इस न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। यानी क्रांतिक द्रव्यमान से थोड़ा सा भी मान लेंगे ज़्यादा तो श्रृंखला क्रिया होगा, अन्यथा श्रृंखला क्रिया नहीं होगा। और श्रृंखला क्रिया पूछे बच्चों, सिंपल सा समझाने के लिए कि यूरेनियम है, इस न्यूट्रॉन टकराया, अब यहाँ से 2 न्यूट्रॉन निकला या 3 न्यूट्रॉन निकला, हमारे 2 निकला या 3 निकला, अब 2 को नाभिक में विखंडन भाग लिया, इस तरह से भाग लेगा, फिर अगर यहाँ से निकलेगा, इस तरह प्रोसेस बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ से यूरेनियम से टकराएगा, न्यूट्रॉन निकल के, न्यूट्रॉन नहीं निकला बच्चों, फिर इसी यूरेनियम से टकराया है न्यूट्रॉन, तो फिर यहाँ से न्यूट्रॉन निकालेगा। ये प्रोसेस चलते रहता है। इस क्रिया को बोलते हैं श्रृंखला क्रिया। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, क्लास में समझाए भी थे। आइसोटोपों का उपयोग किया है, या उपयोग को लिखा है। आइसोटोपों का उपयोग निम्नलिखित है। औषधि विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं। आइसोटोप पढ़े होंगे, इसका नाम हिंदी में समस्थानिक। क्या बच्चों? समस्थानिक। आइसोटोप अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द समस्थानिक। समस्थानिक का उपयोग निम्नलिखित है, जिसमें परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। औषधि विज्ञान में इसको यूज करते हैं, कृषि विज्ञान में यूज करते हैं, नाभिकीय भौतिकी में यूज करते हैं। और कैंसर जैसे रोग की चिकित्सा के लिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियो एक्टिव आयोडीन का व्यवहार किया जाता है। तो ये नोट्स के लिए काफ़ी है, लेकिन ये 3 पॉइंट याद रखिएगा।
समस्थानिक का उपयोग में। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या बच्चों, ये ध्यान से सुनना। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक को तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी है बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। बंधा हुआ नाभिक है, उसको तोड़ने के लिए अलग नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको अलग करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी नाभिक उसके अवयवी कण, जैसे अवयवी कण क्या है, नाभिक का अवयवी कण तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो तो उसके अंदर होता है, में अलग अलग करने के लिए जितनी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अलग जितनी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति, बच्चों द्रव्यमान क्षति बताए थे, डेल्टा में हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग करने के लिए कितना एनर्जी बच्चों पढ़ाए सुनाए थे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही उसकी बंधन ऊर्जा है। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा का संकेत डेल्टा ई बी से बाइंडिंग, डेल्टा ई से एनर्जी हो गया, तो डेल्टा एम क्या तो नाभिक द्रव्यमान क्षति इंटू सी स्क्वायर। द्रव्यमान जो क्षय हुआ है वो ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण हुआ है, ऊर्जा के उत्पत्ति के कारण द्रव्यमान का क्षय हुआ है। किसी से हम जैसे हम पढ़ा रहे बच्चों तो हमसे लगातार ऊर्जा का उत्पत्ति हो रहा है जिससे हमारा द्रव्यमान धीरे धीरे घट रहा है। देखिए या कोई हम पर मेहनत करता है या इसको आपको हम समझा रहे हैं तो आप पर हम कार्य कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी स्टोर हो रहा है, लेकिन उस एनर्जी के खत्म होने से एनर्जी तो तक खत्म हो रहा है लेकिन वो एनर्जी किसमें संचित हो रहा है, द्रव्यमान के रूप में संचित हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा में क्या द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति हुआ उसमें प्रकाश के वेग के स्क्वायर से गुना कर देंगे तो यही हो जाएगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। जैसे यहाँ पे देखो एक क्या है न्यूट्रॉन है जिसमें कितना फोटोन, फोटोन मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश मतलब एनर्जी, यह एनर्जी है 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसको मतलब ड्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए देखो बच्चों अलग हो गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया अलग हो गया। उसके नाभिकीय बंधन कितना होता है 2.22 मेगा। किसके लिए बच्चों, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का नाम सुने होंगे जिसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक है, परमाणु संख्या तो 1 होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या 2, ड्यूट्रॉन कहते हैं। ड्यूट्रॉन में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों क्या है रेडियो एक्टिविटी, क्या है रेडियो एक्टिविटी, तो सिंपल सा है कि प्रकृति में यूरेनियम और अन्य पदार्थ से स्वतः अदृश्य किरणें विकिरण मतलब प्रकाश उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। 1898 में पियरी क्यूरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। मतलब ये हानिकारक पदार्थ है, बहुत खतरनाक। रेडियम में रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण, अब सोचो रेडियम में है रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण, रेडियो एक्टिविटी क्या है, घटना है, किस चीज की घटना, इसमें स्वतः क्या होता है अदृश्य किरणें निकलते होता है। जब वो किरणें किसी व्यक्ति पर पड़ता है ना तो उससे कैंसर हो सकता है, उसके सेल्स को यानी कोशिका को नष्ट कर देता है, ऐसा खतरनाक होता है। तो रेडियम में रेडियो एक्टिविटी का जो गुण है वो यूरेनियम की अपेक्षा 40 लाख गुना अधिक होती है, यूरेनियम की अपेक्षा 40 लाख गुना अधिक होती है। मतलब अगर यूरेनियम और रेडियम से तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक रेडियम है क्योंकि यूरेनियम की तुलना में 40 लाख गुना अधिक इसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का बच्चों एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। हम बच्चों पढ़े हैं एन प्रकार और पी प्रकार। एन प्रकार शुद्ध अर्धचालक का नाम सुने होंगे जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो उस अशुद्धि मिलाने पर वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। लेकिन अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पी प्रकार का एक एन प्रकार का। अशुद्धि बच्चों 2 टाइप का होता है, एक पंचसंयोजी अशुद्धि, एक त्रिसंयोजी अशुद्धि। पंचसंयोजी अशुद्धि जिसका संयोजकता 5 हो और त्रिसंयोजी अशुद्धि जिसका संयोजकता 3 हो। तो पंचसंयोजी अशुद्धि मतलब जैसे मान लेते हैं बच्चों फास्फोरस, तो फास्फोरस को अगर मिला देते हैं किसी सिलिकॉन में यानी शुद्ध अर्धचालक में तो फास्फोरस के 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 गो होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो साझेदारी करके बॉन्ड तो बना लेगा लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे जैसे पी टाइप अशुद्धि को जिसमें पंचसंयोजी अशुद्धि कहेंगे जिसके 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। अगर पी टाइप पंचसंयोजी अशुद्धि को अगर हम शुद्ध अर्धचालक में मिला देंगे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो उसको बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक।
अर्थात वो भी अशुद्ध अर्धचालक है। एन टाइप क्यों बोला है, इसमें नेगेटिव की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसलिए एन टाइप अर्धचालक कहेंगे। अब बच्चों पी टाइप कब बनेगा, पी मतलब पॉजिटिव धनात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी। कैसे होगा, जब सिलिकॉन में किसको अगर बोरॉन को मिला दिया जाए या एल्यूमिनियम को मिला दिया तो बोरॉन का महत्तम कक्षम 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके 3 बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका तो बॉन्ड नहीं बना, यहाँ पे एक खाली जगह दिखेगा, यानी एक इसमें इलेक्ट्रॉन चाहे कि इलेक्ट्रॉन हमको आके मिल जाए किसी जगह से, जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाने पर शेयर करके एक बॉन्ड बना लें, तो पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखेगा तो एन टाइप अर्धचालक कहेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, शुद्ध अर्धचालक नहीं अशुद्ध हो गया। और जब त्रिसंयोजी अशुद्धि से बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि को अगर शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। अब इसी के बीच बच्चों डिफरेंस है, जितना बताए हैं आपको हो सकता है समझ आया होगा। जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, याद रहेगा बच्चों। और जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी होती है, मतलब एक होल्स दिखता है, खाली स्थान दिखता है, होल्स मतलब खाली स्थान इलेक्ट्रॉन का। तो एन प्रकार और पी प्रकार का अर्धचालक मुख्य अंतर निम्नलिखित है। जब शुद्ध और ionized कह सकते हैं अर्धचालक 5 संयोजी लिखा हुआ अशुद्धि परमाणु, इसको कहा ले तो यथा आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस इत्यादि मिलाए जाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होते हैं। परिभाषा भी आ गया बच्चों। एन प्रकार का अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक, उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक आवेश गति करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन एवं अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। यानी पी टाइप अर्धचालक में सॉरी एन टाइप अर्धचालक में ज्यादा की संख्या किसका होता है, इलेक्ट्रॉन की होता है, और कम कौन होता है, अल्पसंख्यक कौन बनता है, होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान। एन प्रकार का अर्धचालक में उपस्थित अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाता है, अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाता है। क्यों दाता कहते हैं, डोनर क्यों कहलाता है कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए तैयार है, इसलिए दाता अशुद्धि कहेंगे। यानी पंच अशुद्धि को दाता अशुद्धि भी कहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक में क्या बच्चों कहेंगे, जब शुद्ध या ionized अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि पर परमाणु इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन इत्यादि मिलाए जाती है। इसमें याद रखिए बच्चों त्रिसंयोजी अशुद्धि का है, जिसका 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक में यानी अत्यधिक मात्रा में कौन दिखेगा, होल्स, क्योंकि वहां पे एक खाली स्थान बन रहा है, एल्यूमिनियम मिला दिए या बोरॉन मिला दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन उसका है। और ये सिलिकॉन में बच्चों जो शुद्ध अर्धचालक है 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके 3 बॉन्ड बनाया, लेकिन एल्यूमिनियम या बोरॉन का एक तो खाली जगह दिख रहा है, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाए, सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके बॉन्ड बना ले। इसलिए पी प्रकार का अर्धचालक में बहुसंख्यक में कौन होता है, होल्स होता है, और अल्पसंख्यक में यानी सबसे कम कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में उपस्थित अशुद्धि ग्राही अशुद्धि यानी ग्रहण करने वाला, चाह रहा कि कोई कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए कि हम उसको ग्रहण कर लें, इसलिए जो त्रिसंयोजी अशुद्धि होता है उसे ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। अगला क्या बच्चों, शुद्ध या ionized एवं अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक में अंतर, शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक में अंतर लिखना है, शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक में अंतर लिखना है। अंतर इसलिए लिखा है बच्चों, या पी प्रकार एन प्रकार का अंतर क्यों लिखा है कि अगर परिभाषा ही पूछ दे पी प्रकार का क्या है, एन प्रकार क्या, तो उसको लिख सकते अपने से खुद से। तो शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक में शुद्ध का 2 नाम है, एक ionized भी बोलते हैं, अशुद्ध का एक नाम क्या है, बाह्य अर्धचालक। मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं, क्या है बच्चों, सबसे पहला जब शुद्ध या ionized अर्धचालक ऐसी अर्धचालक जो शुद्ध तत्व यथा जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि क्रिस्टल होते हैं, यानी कि शुद्ध तत्वों में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि क्रिस्टल होते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, शुद्ध अर्धचालक। ऐसे अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या घनत्व क्या होता है, समान होता है, यानी शुद्ध अर्धचालक में जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना होल्स बनता है इसमें, क्योंकि हम बताएंगे कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन पट्टी में जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन चालन पट्टी में जाता है उतना ही खाली स्थान दिखता है संयोजी पट्टी में। ये बच्चों हम शुरू में सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट को समझाए थे। अगर कोई बच्चे नए हैं या नए आप जुड़े हुए हैं बच्चों, तो इस चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो बच्चों हम चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक डाला गया है, आप जाके
इस चैनल पर जब खोजेंगे जरूर मिलेगा कि आधुनिक भौतिकी का हर चैप्टर का बच्चों वीडियो बनाया हुआ है। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं शुद्ध अर्धचालक का लेक्चर, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से ढंग से बच्चों क्लियर हो जाए। लेकिन अब बच्चों अगर यहाँ पे पूरा क्लियर करने लगे तो थोड़ा वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा दें कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है आप पहुंचता कहाँ पे, चालन पट्टी में। जितने इलेक्ट्रॉन चालन पट्टी में जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी दिखता है संयोजी पट्टी में, इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या समान होता है। होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन की रिक्त स्थान। ऐसे अर्धचालकों की वैद्युत चालकता अत्यंत अल्प होती है। अल्प यहाँ पे जो अल्प कर दिया जाए, अल्प अल्प मतलब समझते होंगे बच्चों बहुत छोटा होता है। शुद्ध या नैज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता मुख्यतः इनके तापों पर निर्भर करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो निकल के, जब तक इलेक्ट्रॉन आपको पता है बच्चों कि संयोजी पट्टी से निकलकर चालन पट्टी में नहीं जाएगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगा। और ये कैसे होता है, उसको एनर्जी चाहिए। संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन को चालन पट्टी में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी बच्चों चाहिए कहाँ से मिलेगा, तो एनर्जी तो एक बाह्य स्रोत से आए, या अगर बाह्य स्रोत से नहीं मिल रहा तो एक तापीय ऊर्जा यानी कमरे के तापमान यानी टेम्परेचर के कारण क्या हो उसको एनर्जी मिलता है तापीय ऊर्जा, जिससे इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी से निकलकर चालन पट्टी में चले जाता है। इसलिए कहा देते हैं कि इसकी चालकता जो होता है, वैद्युत चालकता, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंचा है, संयोजी पट्टी में, चालन पट्टी में पहुंचा है, वो किसके कारण पहुंचा है, ताप पर के कारण पहुंचा। जैसे तापों पर निर्भर करते हैं। देखिए बच्चों ये शुद्ध अर्धचालक की वैद्युत चालकता निर्भर किस पर करता है, तापों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं बच्चों किसे शुद्ध अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक में क्या है। देखें बच्चों, उम्मीद है क्या बच्चों यहाँ तक लिख लिए होंगे, आप उतार ले। अगला अब बच्चों क्या है, ऐसे अर्धचालक में कुछ रासायनिक अशुद्धि केमिकल इम्प्योरिटी मिले होते हैं, जिसके कारण ऐसे अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। यानी कि शुद्ध अर्धचालक में जैसे अशुद्धि मिलाएंगे, चाहे 5 से अशुद्धि मिलाए चाहे 3 से अशुद्धि मिलाएंगे तो बन जाएगा अशुद्ध अर्धचालक। ऐसे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या तो कभी भी समान नहीं होते। पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स की संख्या ज्यादा होगा, और एन प्रकार के अर्धचालक में अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगा होल से। ये लिख सकते हैं भी, जैसे यहाँ पे लिखा है। अशुद्ध अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है या होल्स की संख्या ज्यादा होती है। अशुद्ध अर्धचालकों की वैद्युत चालकता ताप के साथ साथ, ताप पर तो निर्भर करता है, साथ साथ मिलाई गई अशुद्धि की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यानी याद रखिए बच्चों, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशुद्ध अर्धचालक में जो उसकी चालकता है ताप के साथ साथ अशुद्धि पर भी निर्भर करता है। उम्मीद है बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं सब। डोपिंग क्या बच्चों, डोपिंग देखिए यहाँ से एक डोपिंग एक सिंपल सा है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाया जाता है तो इस घटना को डोपिंग कहते हैं। फिर मेरा बात सुनो, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाया जाता है तो इस घटना को डोपिंग कहते हैं। उम्मीद है कि आप लिख लीजिएगा, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाया जाता है तो इस घटना को डोपिंग कहते हैं। और इस डोपिंग करने के 3 तरीके हैं बच्चों। एक तो शुद्ध अर्धचालक को पिघलाकर थोड़ा सा यानी कि बहुत कम मात्रा में अशुद्धि मिला सकते हैं। दूसरा बच्चों एक क्या है, शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध ऐसे वातावरण अशुद्ध वातावरण में रखेंगे जिससे वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाएगा। और एक बच्चों बमबारी के द्वारा यानी डोपिंग कर सकते हैं बमबारी के द्वारा। तो ये है डोपिंग का विधि बच्चों। और डोपिंग करने पर क्या होगा, अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के बनता है, एक पी प्रकार के अर्धचालक, एक एन प्रकार के अर्धचालक, जो भी जस्ट बताए थे। इसके बाद बच्चों क्या है, पीएन जंक्शन डायोड उपयोग क्या है। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग निष्क्रिय के रूप में कैसे होता है बच्चों, तो इसकी बच्चों समझते हैं बात। तो यहाँ पे सबसे आसान है कि हम बताए थे कि बैटरी पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें एक पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड में एक पी टाइप अर्धचालक होता है और एक एन टाइप अर्धचालक होता है। जब पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह करता है बच्चों, और धारा का प्रवाह होता है आसानी से।
जिसे हम कहते हैं अग्र अभिनत संयोजन, अग्र अभिनत संयोजन कह सकते हैं या अग्र बायस अभिलक्षण कह सकते हैं। लेकिन जब पी टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन टाइप को बैटरी के धन से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह नहीं होता, अर्थात धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस स्थिति को इसको बोलते, इस संयोजन को कहते हैं उत्क्रम स्थिति या उत्क्रम अभिनत संयोजन कहते हैं या पश अभिनत संयोजन कहते हैं। बच्चों इसको भी सभी कंडक्टर बढ़िया से डिटेल में समझाएं, अब जाकर लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों पता चला कि पीएन जंक्शन डायोड में एक ही स्थिति में धारा का प्रवाह होता है जब अग्र अभिनत संयोजन की स्थिति में हो। इसलिए बच्चों डिस्टकारी मतलब एक ही, डिस्ट मतलब होता है एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में काम करता है, दो दिशा में काम नहीं करता। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने की बात है कि अग्र अभिनत की अवस्था में पीएन जंक्शन डायोड चालन स्थिति में रहता है, धारा प्रवाह होता है, किंतु उत्क्रम अभिनति की अवस्था में या अचालन की स्थिति में आ जाता है, धारा प्रवाह नहीं होता है। इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड से धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में हो सकता है या जब यह अग्र अभिनति की अवस्था में रहता है। पीएन जंक्शन डायोड से धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होने के कारण, देखिए तो एक ही दिशा में होने के कारण इसे डिस्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। लिख लें बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी लाइट इमिटेड डायोड क्या है, इसका उपयोग बतावे। तो यहाँ बच्चों क्या है, देखिए ध्यान से कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी लाइट इमिटेड डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है। अब पीएन जंक्शन डायोड बच्चों होता है जिसमें दो अशुद्ध अर्धचालक होता है, एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक होता है, जो किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड इंडियम फास्फाइड से बना होता है। जब डायोड को अग्र अभिनति अवस्था में जस्ट सुनाए थे रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन में बच्चों यहाँ पे इसको बोलेंगे होल, प्रोटॉन तो नाभिक ना, प्रोटॉन और होल दोनों जंक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चों क्लियर है, ये आपको समझाए हुए थे कि अगर ये चाहते हैं तो और लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। जैसे अगर हम बताए थे कि पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से होगा, एक साइड पी टाइप एक साइड एन टाइप, समझ रहे बच्चों आराम से। पी को जब धन से एन को ऋण से जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं अग्र अभिनति की स्थिति में। और पी में होता क्या बच्चों, पी में रहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, पी में होल रहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, एन में इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है यहाँ पे जैसे प्लस वाला क्या करता है, इसको धक्का देता है तो आसानी से पी वाला कहाँ पहुंच जाता है, एन में पहुंच जाता है होल। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है आसानी से, यानी आसानी से मूवमेंट होने लगता है। और आपको पता है जो जंक्शन के जैसी जंक्शन जो बीच में है, जंक्शन जैसे ही पार करेगा आसानी से, क्या जंक्शन को पार करने लगे बैटरी क्या इसको होल को धक्का दिया, जैसे आगे बढ़ेगा आसानी से फिर होल जैसे एन की ओर पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर खींच लेगा, यानी और आसानी से धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे जंक्शन को पार करेगा ये होल तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, इसलिए निरंतर धारा का प्रवाह इसमें होते रहता है और आसानी से होते रहता है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ये जंक्शन जो है ना जंक्शन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की स्थिति से निम्न ऊर्जा की स्थिति में आता है। इलेक्ट्रॉन जो बच्चों यहाँ से देखिए इधर से इधर आ रहा है तो कहते हैं उच्च ऊर्जा की स्थिति से, यानी ऊर्जा इधर ज्यादा है इधर इसका ऊर्जा कम है, तो उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा की स्थिति में आया तो ऊर्जा का तो ह्रास होगा, लेकिन वही ऊर्जा का ह्रास प्रकाश के रूप में होता है जिससे लाइट निकलने लगता है, रोशनी मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से, कम से कम एक उच्च ऊर्जा है, उसके कारण भी समझा था बच्चों, वहाँ पे आप जब जाके लेक्चर जाकर देखेंगे मेरा मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर का, तो कारण भी समझाते हैं कि यहाँ पे ऋण वोल्ट है, नेगेटिव मान लेते इसका 2 वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन से गुना किए और -2 वोल्ट से गुना किए, तो माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पॉजिटिव माना गया। लेकिन यहाँ पे 2 वोल्ट पॉजिटिव है बच्चों, तो जैसे 2 वोल्ट यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन गुना +2 वोल्ट,
तो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता चला उच्च ऊर्जा ये है और निम्न ऊर्जा ये है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि माइनस वाला जुड़ा हुआ था, -2 वोल्ट से 2 वोल्ट क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से, यहाँ पे उच्च ऊर्जा हो चुका है कि माइनस इधर है ही ऋण वोल्ट और माइनस से गुना करेंगे तो +2 वोल्ट आ जाएगा, और जब माइनस इधर आएगा तो +2 वोल्ट से गुना करें तो माइनस आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की स्थिति में आया है तो ऊर्जा का तो ह्रास होगा ही। जब ऊर्जा का ह्रास होता है तो किसके रूप में होता है, प्रकाश के रूप में होता है, यानी लाइट निकलने लगता है। एक्सरे में यही समझाते हैं बच्चों कि एक्सरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु के से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, उच्च ऊर्जा की स्थिति में आता है, वो उच्च ऊर्जा से फिर अपनी बात प्रारंभिक स्थिति में आता है, यानी अर्थात निम्न ऊर्जा स्थिति में आता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है जो प्रकाश के रूप में होता है, जिसका नाम एक्सरे था। सेम टू सेम यहाँ वाला ही काम है बच्चों। तो ये क्या है, उच्च ऊर्जा की स्थिति से निम्न ऊर्जा की स्थिति में आ जाता है, इसलिए ऊर्जा का उत्सर्जित होता है। उतार ले बच्चों यहाँ तक, इसको आगे बढ़ाते हैं, उतारिए जल्दी से। इसका डायग्राम दिखाया डायोड का बच्चों, यहाँ से देखें दिखा रहा है लाइट निकलते हुए, डायग्राम बना सकते हैं आप। और ओके वीडियो उपयोग क्या बच्चों ध्यान दें, प्रकाश ऊष्मा डायोड जब तक अब तक दीप्त बल्ब, पहले बच्चों बल्ब लगता था 100 वाट का बल्ब आता था, अब तक दीप्त बल्बों की जगह लेते जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइट लगा हुआ, एलईडी लगा हुआ है। ए इनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, बी इनकी तेजी से जलाया जा सकता है, इसकी आयु अधिक होती है, यह लंबे समय तक चलता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे म्यूजियम इत्यादि में आकर्षण, यहाँ बच्चों क्या है, आकर्षण के लिए इसका एलईडी का उपयोग किया जाता है बच्चों। इसका ये उपयोग है, उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। देखो अब संचार के विभिन्न प्रकार क्या क्या है, ध्यान दें। संचार मतलब, संचार का मतलब क्या होता है ना, कम्युनिकेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को पहुंचाना, चाहे वो किसी तरह से भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं संचार, कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट शब्द से बना है। तो यहाँ पे लिखा आज के आधुनिक युग में सामान्य उपयोग में आने वाली संचार के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित प्रकार से व्यवहार किया जाता है। संचार सबसे पहले तो टेलीग्राफी, टेलीग्राफी के क्या काम है, इस प्रकार के संचार निकाय में संदेश, संदेश मतलब जरूरी है कि खाना पीना या कुछ, संदेश मतलब कोई भी सूचना, यहाँ पे लिखा हुआ सूचना, संदेश मतलब सूचना को मतलब कोड के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। सिग्नल मतलब कोड जाता है, कोड के रूप में क्या करते हैं, भेजते हैं। जैसे बहुत सारे देखते हैं कोड आता है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, अगला क्या देखें, रेडियो प्रसारण। रेडियो मतलब सोचो आप उससे रेडियो के द्वारा भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरा स्थान तक अपना सूचना को पहुंचा सकते हैं। यानी इस प्रकार के संचार निकाय में ध्वनि के रूप में उपस्थित संदेशों या सूचनाओं को वैद्युतीय संकेतों के रूप में रूपांतरित किया जाता है। जो आवाज है, ये मेरा आवाज जो आपको पहुंच रहा होगा तो वैद्युत संकेत में पहले कन्वर्ट हुआ है, फिर इन संकेतों को एक स्थान से दूसरा स्थान स्थानांतरित किया जाता है बच्चों। फिर क्या बच्चों अगला क्या देखना है, टेलीविजन टेलीविजन प्रसारण क्या है, इस प्रकार के संचार निकाय में ध्वनि एवं दृश्यों के रूप में उपस्थित। टेलीविजन में क्या होता है कि ध्वनि तो जाता ही, साथ साथ इसका पिक्चर भी जाता है। तो ध्वनि एवं दृश्यों के रूप में संदेशों या सूचनाओं को वैद्युतीय संकेत के रूप में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अगला क्या है, दूर संचार, टेलीफोनिक। इस प्रकार के संचार जो आया है कि निकाय में टेलीफोन द्वारा, पहले टेलीफोन आता तो सेलफोन आ गया बच्चों, टेलीफोन द्वारा वार्तालाप किया जाता है। उसके बाद क्या है, दूर संचार। दूर संचार को अंग्रेजी यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दूर संचार ने इसको रडार कर दिया, इसको काट के रडार, हिंदी में भी रडार, अंग्रेजी में भी रडार। रडार का काम क्या है, इस प्रकार के संचार व्यवस्था में सूक्ष्म तरंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है और दुश्मनों को विमानों का पता लगाया जाता है। यानी रडार की सहायता से कि कौन विमान आ रहा है ये पता चल जाता है कि किस जगह का विमान है या कहाँ का विमान है या अपना देश का विमान है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार के संचार व्यवस्था में सूक्ष्म तरंग तकनीक का उपयोग किया जाता है एवं दुश्मनों के विमानों को पता लगाया जाता है। लिख सकते हैं तो यहाँ पे अगला क्या है, सोनार। इस प्रकार संचार व्यवस्था में ध्वनि तरंगों का सीधा उपयोग किया जाता है
और नौ चालन एवं प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे नेवी में बच्चों क्या गया था अंदर में पता कर सिग्नल देने के लिए, तो इसी सोनार का उपयोग किया जाता है कि जो कोई पानी समुद्र जहाज पानी के अंदर है जिसको सबमरीन भी बोलते हैं, अब उसका सूचना पहुंचाने के लिए सोनार की आवश्यकता पड़ता है। बच्चों फैक्स क्या आप सब जानते होंगे, फैक्स का पूरा नाम फैक्सीमाइल और टेलीग्राफी है। इस प्रकार के संचार में निकाय का उपयोग इस किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज की वैधुतीय कॉपी को दूरस्थ स्थान पर भेजने की किया जाता है। अब बच्चों आप पीडीएफ भेज देते हैं लेटर आसानी से, लेकिन पहले था फैक्स, या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसको क्या फैक्स के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, यही लिखा बताना है। ईमेल भी समझ रहे हो बच्चों, ईमेल क्या है, ऐसा नहीं कि नया चीज है, ईमेल आप पहले से जानते हैं ईमेल के बारे। ईमेल वर्तमान समय में कंप्यूटर इंटरनेट सेवा के अंतर्गत वैद्युतीय शब्दों या दृश्यों के रूप में प्रेषित मतलब भेजने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। टेली प्रिंटिंग क्या है, यह संचार व्यवस्था टेलीग्राफी का ही नवीनतम रूप है जिसमें संदेशों या सूचनाओं को दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। लिख सकते हैं, सिंपल सा बात बच्चों, कोई बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल सा आसान है। टेलीमीटिंग क्या है, इस प्रकार के संचार, यहाँ पे लिखा है इस प्रकार के संचार, बाबा यही सब व्यवस्था में सब संचार कम्युनिकेट करना वैद्युत माध्यम द्वारा मीटर पाठ्यांकों को यानी मीटर इंडिकेट के दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। मीटर पाठ्यांक मापता है कैसे, प्रेषी या प्रेषक या ट्रांसमीटर क्या है बच्चों, ट्रांसमीटर का नाम सुने होंगे, संचार प्रणाली की वह युक्ति जो संदेश या सूचना को प्रभावित कर प्रवर्धित मतलब बढ़ाकर इससे माध्यम से होकर ग्राही तक पहुंचाने योग्य बनाती है, प्रेषी या ट्रांसमीटर कहलाता है बच्चों। लिख सकते हैं, ग्राही मतलब रिसीवर होता है बच्चों, जिसे रिसीवर। संचार प्रणाली की वह युक्ति जिसमें संदेश या सूचना का वैद्युतीय संकेत निहित होती है जिसे ग्रहण कर इन संकेतों को मूल संदेश या सूचना के रूप में परिवर्तित कर उपभोक्ता के लिए प्रेषित किया जाता है, ग्राही कहलाता है। जैसे मतलब आप कुछ भेजे प्रेस किए तो वहां पे जैसे आपको मोबाइल पे कोई कॉल ही गया तो उसको फिर क्या करता है ग्राही यानी एक्सेप्ट करके फिर से वो संकेत को क्या करता है वो एक भाषा दिया जाता है, जैसे जो बोल तो रहे अपनी भाषा में बोले उस शब्द को बच्चों गया किसके रूप में, वैद्युत संकेत के रूप में गया होगा। अब वो वैद्युत संकेत क्या, जब ग्राही जहाँ पे लगा रहता है यंत्र में, वो ग्राही क्या करता है उस फिर वैद्युत संकेत को कन्वर्ट कर क्या करता है संकेत सूचना या संदेश को रूप में परिवर्तित कर देता है। जो संदेश था वैद्युत संकेत था उस संकेत को क्या करता है फिर से सूचना जो दिया गया है, जैसे माने कि इसको याद कर लेना है तो ये इसको याद करना बच्चों इसको बोले संकेत के रूप में गया होगा, लेकिन उसको फिर क्या होगा रिसीवर के द्वारा क्या होगा उसको फिर से वो उसी भाषा को कन्वर्ट कर देगा किसे याद करना है। इसका काम है जो परिवर्तित कर उपभोक्ता के पास प्रेषित किया जाता है मतलब भेजता है, ग्राही कहलाता है। क्षमता क्या है बच्चों, क्षमता एल्यूमिनेशन संचार प्रणाली में संदेश या सूचना परिवर्तित वैद्युत संकेतों की शक्ति माध्यम संचार प्रणाली में संचालित होने से क्षीण हो जाती है, यह प्रक्रिया क्षमता कहलाता है। देखते हो आप जैसे कभी कॉल करते हैं तो अब कहता है टू करता है मतलब ये नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका काम क्या हुआ ना, इसमें जो वैद्युत संकेत की शक्ति जो है ना वो संचरित हो गया है यानी उसका बढ़ गया है फैल गया है, जिस कारण उसका एनर्जी जो है कम हो जाने के कारण क्या हुआ वो जो जहाँ पहुँचाना चाह रहा है संदेश वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं तो क्षमता कहते हैं। कोलाहल या रब क्या बच्चों, संचार प्रणाली में कोलाहल या रब से हमारा अभिप्राय उन अवांछनीय संकेतों से होता है जिसकी कृषि प्रेषण व्यवस्था में संदेश या सूचना संकेतों को प्रेषण एवं संसाधन में विक्षोभ उत्पन्न करने का प्रयास करता है। कोलाहल या रब बच्चों क्या है ना, एक क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि संचार प्रणाली में कोलाहल या रब से हमारा अभिप्राय उन अवांछनीय संकेतों से होता है, जैसे आप कॉल कर रहे हैं और कॉल और कौन लग गया, क्यों ऐसा लगा बच्चों, क्योंकि हमें कोई और सिग्नल चल रहा था, कोई और ऐसा सिंबल कोई और ऐसा संकेत काम कर रहा था जिसके कारण लगाना और था लग गया और कहूँ,
उसको ही क्या बोलते हैं, कोलाहल या रव कहते हैं। इन संदेश सूचना को फिर संकेतों को प्रेषण या संसाधन में क्या करता है, विक्षोभ उत्पन्न करने का प्रयास करता है। कोलाहल या रव ये संचार प्रणाली के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकता है। इसका प्रभाव उस समय सबसे अधिक प्रभावी होता है। बच्चों 2 क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान दें। मॉड्यूलेशन, अब भी मॉड्यूलेशन देख लिया बच्चों। निम्न आवृत्ति के यानी मॉड्यूलेशन का काम क्या है ना, कि कोई भी एनर्जी है, जैसे कैसे होता है स्टेबलाइजर, उसका काम क्या है, कम वोल्ट को बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह से मॉड्यूलेशन का काम क्या है, आपका सिग्नल कम है लेकिन उस सिग्नल को में कम क्यों, एनर्जी कम है तो उसको एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है मॉड्यूलेशन, और घटाने का काम करता है डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ जो मॉड्यूलेशन या विरूपण क्या है, निम्न आवृत्ति के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार संचार प्रणाली में अंकीय या अनुरूप संकेतों को क्षीण आवृत्ति को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। समझ रहे हैं बच्चों, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में क्षीण आवृत्ति के संकेत अध्यारोपित होकर जुड़कर होकर उच्च आवृत्ति के संकेत में रूपांतरित होता है। मॉड्यूलेशन का काम बच्चों क्या है, निम्न आवृत्ति वाले संकेत को उच्च आवृत्ति वाले संकेत में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। ये बच्चों मॉड्यूलेशन है। परावर्धन क्या है बच्चों, देखें परावर्धन और मॉड्यूलेशन, यही 2 क्वेश्चन देख लिया जाए, इसके बाद लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाएगा। इस प्रकार के संचार प्रणाली की गतिशील संकेतों के आयाम में वृद्धि करने की प्रक्रिया को परावर्धन करता है। इसको आप उसको वृद्धि आयाम, उसकी तीव्रता, उसके बढ़ाना हो तो किसके यूज करेंगे, परावर्धन का यूज करेंगे। जिस युक्ति द्वारा क्षीण संकेतों को प्रभावित किया जाता है वह युक्ति परावर्धक कहलाता है। बी मॉड्यूलेशन क्या बच्चों, संसूजन या बी मॉड्यूलेशन 2 का नाम है कि प्रक्रिया उच्च आवृत्ति वाहक तरंग से क्षीण आवृत्ति प्राप्त करने की होती है। यह प्रक्रिया ग्राहित द्वारा की जाती है। वस्तुतः संसूचन की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन के विपरीत होती है। आप चाहते हैं बच्चों कि हम कोई संकेत, हमारे सिग्नल हमारे पास नहीं है तो कैसे फ्लैट मोड में मार देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है बच्चों, बी मॉड्यूलेशन का काम क्या है ना, कि इसको उच्च आवृत्ति वाला तरंग को क्या कर देता है, निम्न आवृत्ति तरंग कर देगा, जिससे आप तक कनेक्ट यानी सूचना संकेत पहुंच नहीं पाएगा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, बी मॉड्यूलेशन। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको यहाँ तक जो वीडियो समझाया गया होगा अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा बच्चों। और फिर भी कोई दिक्कत बच्चों फिर भी रिपीट करें या कमेंट में जरूर बताएं बच्चों। तो बस फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।